जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति की दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट मैंने इससे पहले पढ़ा दिया है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देखें, उसी के बाद आपको ये क्लास समझ में आएगी। ठीक है, तो अब हम आगे इसमें आज पढ़ते हैं ऊर्जा के प्रकार के बारे में कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः ऊर्जा दो प्रकार की होती है जो कि हमें एग्जाम के पर्पज से पढ़नी है। पहली होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। दोनों में क्या अंतर होता है तो चलिए इसको हम जानते हैं। किसी भी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है और वह वस्तु गति करने लगी है तो उसमें जो ऊर्जा बनेगी उसी का नाम क्या होता है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का जो संकेत होता है, सिंबल, वह क्या होता है, के ई। के ई को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, 1/2 m/v²। m मतलब होता है द्रव्यमान। जिस वस्तु में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उस वस्तु का द्रव्यमान, और v मतलब उसका वेग, जितने वेग से वह वस्तु आगे बढ़ रही है। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र हो जाएगा 1/2 mv² होता है। इस बात को आप इसमें याद रखिएगा। दूसरा है, किसी भी वस्तु में ऊंचाई या स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि कोई वस्तु, जैसे मैंने ये पेन रखा, इस पेन से इसको इतनी ऊंचाई पर रख दिया मैंने, सॉरी, ऐसे ये पेन रखा है, इसको मैंने इतनी ऊंचाई पर रख दिया, तो ये वाला पेन इस नीचे वाली स्थिति से कितना है, कुछ ऊंचाई पे रखा है। तो इस पेन में कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, पिंक वाले में स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही मैं इसको ऊपर से छोड़ूंगा तो ये थोड़ा सा गति करके कहाँ पहुंचेगा, नीचे पहुंचेगा। तो उस स्थिति में इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई पे रखी हुई है तो उसमें जो ऊर्जा बनती है उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का संकेत होता है Pe, जिसे आप बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, और इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है mgh। जैसे आपने पढ़े MDH मसाले, अब यहाँ पे मसाले नहीं है, यहाँ पे क्या है, mgh। m माने होता है मास, जिसे आप पढ़ते हैं द्रव्यमान। g माने होती है ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण, और h मतलब होती है हाइट, जिसे आप पढ़ते हैं ऊंचाई। तो इन तीनों का जो गुणनफल होता है वह पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यदि हम ऊंचाई को बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा, जो स्थितिज ऊर्जा है, उसका मान बढ़ जाता है, और यदि ऊंचाई को हम कम करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान कम हो जाता है। आगे है इसी में, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, किसी भी मशीन में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, मशीन में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यदि इसका हम फॉर्मूला पढ़ेंगे तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल। ठीक है, ऊर्जा से संबंधित उदाहरणों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है, बांधों में एकत्रित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो बांध h ऊंचाई पे बने होते हैं और पानी उनमें क्या होता है, स्थिर रहता है। तो उनकी स्थिति के आधार पे इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। क्या लिखेंगे पहले वाले में आज, स्थितिज ऊर्जा। दूसरा लिखा है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा। तो घड़ी की जो चाबी होती है, जब हम उसको ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो उसकी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा स्टोर रहती है, तो आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला है, तनी हुई या खिंची हुई जो स्प्रिंग है या जो कमानी है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। किसी स्प्रिंग को आप खींचिए
या उसको आप दबा दीजिए तो उन दोनों ही स्थिति में स्प्रिंग की लंबाई बढ़ेगी अथवा क्या होगी, घटेगी। तो इसमें भी कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो ये जितने भी मैंने उदाहरण लिखे हैं सभी किसके हैं, स्थितिज ऊर्जा के। ठीक है, अगला है इसे में कि छत पर रखी पानी की टंकी की ऊर्जा कौन सी होगी, तो ये भी क्या होगा, इसका स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो चारों मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये चारों किसके हैं, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण और मैं इसमें लिख देता हूं कि बंदूक से निकली हुई गोली में ऊर्जा, बंदूक से निकली गोली या बुलेट की ऊर्जा। तो ये ऊर्जा किस प्रकार से होगी, बंदूक की गोली बहुत तेज गति से गति करेगी तो इसमें हो जाएगी कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, एक एग्जांपल गतिज ऊर्जा का भी हो जाएगी। यदि गतिज ऊर्जा में, अब गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए द्रव्यमान और वेग को लेकर, तो उस स्थिति में हमें करना क्या है, ये जो संख्या है इसे हमें मान लेना है कांस्टेंट, नियत मान लेना है। मतलब इससे हमें किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं रखना है। कब, जब द्रव्यमान और वेग को गुना या गुनी करके पूछा जाए। तो पहला प्रश्न है, यदि द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो देखो एक बार मैं इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी सब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है इसका सूत्र हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसमें हमें करना क्या होता है, ये जो संख्या है ये कैसी है, नियत, द्रव्यमान की अकेली बात कर रहा है। तो ये जो वेग होगा ये भी क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू अपने आप में क्या हो जाएंगी, नियत हो जाएंगी, इनका इसमें कोई अर्थ नहीं होगा। तो फॉर्मूले में ओनली क्या बचेगा, एम अकेला। अब एम को आप कितने गुना कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं। तो एम की वैल्यू कितना रखेंगे आप, 2 इंटू एम। तो पहले ऊर्जा थी 1, क्योंकि ओनली कितना लिखा हुआ था पहले एम, और अब वो कितना एम हो गया, 2 एम हो गया। तो पहले था 1 एम, अब कितना हो गया 2 एम। तो जब हम किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के द्रव्यमान में को 2 गुना करते हैं तो उसकी जो ऊर्जा होती है वह भी कितनी गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। यदि आप उसके द्रव्यमान को 3 गुना करेंगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वह कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना। कहने का मतलब है द्रव्यमान जितना गुना आप बढ़ाएंगे उतना ही गुना क्या हो जाएगी, हमारी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यदि हम द्रव्यमान को 1/2 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा का मान 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे है इसी में, यदि हम वेग के साथ परिवर्तन करते हैं तो जब वेग के साथ आप परिवर्तन करेंगे तो उस स्थिति में केवल वेग अकेला लिखेंगे आप। तो उस कंडीशन में ये वाली संख्या और ये द्रव्यमान, ये दोनों मान कैसे हो जाएंगे, हमारे नियत हो जाएंगे। तो फॉर्मूले में फिर बचेगा क्या अकेला, ये जिसे आप क्या बोलते हैं, वी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप जरा देखें कितना कर रहे हैं, इसको दोगुना कर रहे हैं जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, v की जगह आप कितना रखेंगे, 2v, और उसका क्या करेंगे आप, होल स्क्वायर। तो 2 का घात 2 होगा तो कितना होगा, 4, और v की घात 2 कितनी होगी, v स्क्वायर। तो पहले जो इसका गतिज ऊर्जा था वह कितना था, 1v स्क्वायर, 1v स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को हमने क्या मान लिया था, नियत। जितनी भी नियत वैल्यू होती हैं उनको हम मान में कितना लिखते हैं, 1 के बराबर। ठीक है, अब ये पहले था 1v स्क्वायर और अब कितना हो गया, ये 4v स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार लिख रहे हैं तो इनको हमें 2 बार गुणा करके लिखना पड़ेगा। आंसर क्या निकलेगा कि जब हम किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 2 गुना वृद्धि करते हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है तो वह 4 गुना हो जाती है। यदि वेग को आप 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, और यदि आप वेग को 4 गुना करेंगे तो जो गतिज ऊर्जा है वह 4 की घात आप 2 करेंगे तो 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 16 गुना। यदि वेग को 1/3 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा का मान 1/3 की घात 2, मतलब 1/3 गुणा 1/3, मतलब 1/9 गुना हो जाता है। तो इस बात को आप इसमें याद रखिए कि जब द्रव्यमान और वेग को परिवर्तित किया जाता है तो उस स्थिति में गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम इसमें जानते हैं गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा में
होने वाले परिवर्तनों के बारे में। जैसा कि आप सामने एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें आपको एक वस्तु दी गई है जो कि है एक क्या है, बॉल है। पहले बॉल की स्थिति कहाँ पे, नीचे, और एक बार स्थिति क्या है बॉल की, ऊपर। और इन दोनों बॉल के बीच की जो ऊंचाई है वह कितनी हमने मान रखी है, h। तो प्रश्न सुनिए, सबसे पहले यदि हम किसी वस्तु को नीचे से कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ, नीचे से कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर। तो जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाएगी तो उसकी ऊंचाई का मान, जैसे जैसे वस्तु कहाँ जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ, तो उसका ऊंचाई क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। और जब ऊंचाई बढ़ती है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, उसका मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इसकी विपरीत जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी उसका मान क्या हो जाएगा, पहले से घट जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने से स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है और ऊंचाई के बढ़ने से गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, घट जाता है। जब हम किसी पत्थर को अपने हाथ से फेंकते हैं तो जिस स्थान से हम उसको फेंक रहे हैं हाथ से, ठीक है, जैसे ही वो हाथ में से पत्थर छूटेगा तो उसकी गति धीरे धीरे एक समय कुछ ऊंचाई पे पहुंचने के बाद एकदम रुक जाएगी और वस्तु वहां रुक के फिर कहाँ आएगी, वापस नीचे आएगी। तो जैसे जैसे पत्थर ऊपर बढ़ता जाएगा उसकी गति में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपको क्या याद रखना है कि जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उस वस्तु की ऊंचाई में होती है वृद्धि, जिससे उसकी स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती है और गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है जिस पे गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है। अब इसी के विपरीत स्थिति हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु ऊपर से कहाँ आती है, नीचे की तरफ आती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि आपने किसी वस्तु को फेंका कि वो ऊपर ही रह जाए, क्योंकि एक समय बाद वो रुक के ऊपर से कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो जब ऊपर से वस्तु कहाँ आती है, नीचे की तरफ, तो उसकी जो ऊंचाई होती है उसमें धीरे धीरे क्या आती है, कमी आती है। मतलब उसकी ऊंचाई धीरे धीरे कम होने लगती है। अब ऊंचाई जब कम होगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा का मान कम होगा तो उसके विपरीत जो गतिज ऊर्जा है वह क्या हो जाएगी, तेजी से बढ़ने लगेगी। ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा जब पत्थर कुछ ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो बहुत तेजी से नीचे आएगा। तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो ऊंचाई में आती है कमी, जिससे स्थितिज ऊर्जा का मान धीरे 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 कम होने लगता है और गतिज ऊर्जा का मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक स्थिति इसमें ऐसी आती है जब स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और जो गतिज ऊर्जा है उसका मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। ठीक है। इसमें ये वाला अधिकतम हो रहा था नीचे से ऊपर जाने में, तो ऊपर से नीचे आने में कौन सा वाला अधिकतम हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का मान। तो जितना भी मैंने आपको इसमें बताया इस बात को आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। और एक बात और इसमें याद रख लेना आप, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम, याद लेना, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम, ये मैंने इसमें नोट नहीं किया है, आप अलग से इसको नोट करके समझ लीजिए ये क्या होता है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम से का अर्थ है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं। मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, परिवर्तित होती है। इसी को हम बोलते हैं ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ऊर्जा के संरक्षण के नियम के आधार पर ही जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा, वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होती है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योगफल को हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। और यही वाली ऊर्जा किस नियम का पालन करती है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करती है। अब हम इसमें शक्ति के बारे में बात करते हैं कि शक्ति क्या होती है। तो क्या होता है शक्ति की परिभाषा,
किसी भी वस्तु के द्वारा कार्य करने की जो दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, कि किसी भी काम को आप कितने समय में पूरा कर पा रहे हो, समय के अनुसार यदि आप काम करते हो तो उसे हम कहते हैं शक्ति, या फिर उसी को कहेंगे आप पावर। फॉर एग्जाम्पल कि रमेश किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तो वह उसकी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो जब हम किसी काम को समय के अनुसार पूरा करते हैं तो वह चीज क्या कहलाती है, हमारी पावर कहलाती है। ठीक है, तो शक्ति बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कि आप किसी काम को कितने समय में पूरा कर रहे हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। उसके बाद शक्ति का जो संकेत होता है उसे बोलते हैं पावर, कार्य का होता है डब्ल्यू और समय का क्या होता है टी। ठीक है, इसका जब हम बात करते हैं एसआई मात्रक की, तो इसका जो एसआई मात्रक जब लिखा जाता है तो वह क्या होता है, कार्य का मापन करते हैं हम एसआई मात्रक में जूल, और समय को मापते हैं हम काय में, सेकेंड में, और इसी को हम एक साथ क्या कह देते हैं, वॉट। तो दो बातें आपको इसमें याद रखना है, शक्ति का एसआई मात्रक जूल बटे सेकंड होता है, और जूल बटे सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, वॉट कहते हैं। इसलिए डायरेक्ट हम ये पढ़ लेते हैं कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, जितने भी विद्युत के उपकरण आते हैं उनके पीछे उसकी शक्ति लिखी होती है कि 10 वाट का है, 20 वाट का है या 9 वाट का है। जैसे कि एलईडी बल्ब के ऊपर लिखी होती है, तो वो उसकी शक्ति को दर्शाता है कि इतने घंटे में या इतने सेकंड में वह हमें कितने प्रकाश के बराबर कार्य को बना के देगा, लाइट के रूप में। ठीक है, अगला है शक्ति का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो ये होता है किलो वाट घंटा। तो किलो वाट घंटा के डब्ल्यू एच को जब हम एक साथ लिखते हैं तो वह उस शक्ति का व्यावसायिक मात्रक होता है। यदि हम इसमें से किलो को हटा दें तो किलो के स्थान पे क्या लिख देंगे आप, 1000। किलो का मतलब ही होता है 1000। तो 1000 वाट की यदि कोई हमारे पास वस्तु है, जैसे मैंने क्या दिया कि 1000 वाट का हमारे पास एक हीटर है जिसे हम लगातार 1 घंटे तक चला रहे हैं, तो उस कंडीशन में कितनी यूनिट बिजली बनती है, 1 यूनिट बिजली बनती है। कितना बन जाएगा, 1 यूनिट बिजली। और इसी को हम इसका कह रहे हैं व्यावसायिक मात्रा, क्योंकि इसी इकाई के आधार पर जो विद्युत की कंपनियां होती हैं वो व्यवसाय करती हैं और बिजली को बेचती हैं बाजार में, और हम उसका उपभोग करते हैं। ठीक है, आगे है इसमें एक अश्व शक्ति, जिसे हम बोलते हैं हॉर्स पावर। तो एक अश्व शक्ति मतलब होता है 746 वाट के बराबर। और इससे हम क्या नापते हैं, अलग अलग प्रकार की जो मशीनें होती हैं उनकी शक्ति का मापन करते हैं। जैसे मान लो कोई ट्रैक्टर खरीद रहा है तो वह कितने हार्स पावर का है, 45 हार्स पावर का है, 55 हार्स पावर का, तो उसकी शक्ति को मापा जाता है किससे, हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर से हम मशीनों की शक्तियों का मापन करते हैं। इस मान को भी आपको इसमें याद रखना है। आगे है इसमें 1 वॉट घंटा कितना होता है। तो 1 वॉट घंटा मतलब होता है 3600 जूल के बराबर। तो ये मान हमें इसमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। यदि हम इसी को चेंज करें किलोवाट में, यहाँ पे लिखा था वॉट, अब मैंने स्वीकार ले दिया किलोवाट। किलो का मतलब होता है 1000, और इन जीरो का और प्रयोग कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.6 गुणा 10⁶ जूल। तो आपसे दो प्रश्न इसमें बनते हैं कि 1 वॉट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3600 जूल होता है। और यदि आपसे पूछें कि 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, तो ये 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, नीचे कुछ मैंने मात्रक लिखे हुए हैं, इन मात्रकों के बारे में हम चर्चा करते हैं। और ये सभी के सभी मात्रक किसके होते हैं, शक्ति के होते हैं। एक एक करके हम इनके फुल फॉर्म को लिखते हैं। डब्लू मतलब होता है वॉट। ठीक है, दूसरा है के डब्लू। के डब्लू का मतलब होता है किलो वॉट, और किलो का मतलब होता है 1000। क्या लिखेंगे आप, किलो वॉट। और किलो का मतलब कितना होता है, 1000 के बराबर होता है। ठीक है, तीसरा लिखा है एम डब्ल्यू। एम को बोलते हैं मेगा, मेगा वॉट।
ठीक है, ये भी किसका होता है, शक्ति का ही एसआई मात्रक होता है। मेगा मतलब कितना होता है, 1 मेगा मतलब होता है 10 की घात 6। तो मेगावाट को आप 10 की घात 6 वाट भी कह सकते हैं। और किलो का मतलब कितना होता है, 10 की घात 3 मतलब 1000। ठीक है, लास्ट में एचपी, एचपी मतलब होता है हॉर्स पावर, और ये कितना होता है, 1 हॉर्स पावर ऑफ 746 वाट के बराबर। तो ये चारों मात्रक जो लिखे हैं, ये सभी के सभी किसके मात्रक हैं, हमारे शक्ति के मात्रक हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है शक्ति का अन्य सूत्र क्या है। एक और सूत्र है शक्ति का, जो कि क्या है, शक्ति बराबर बल गुणा वेग। तो इस बात को भी आप याद रखना। एक और फॉर्मूला मिल गया हमको इसे याद करने का, तो इसको भी आप लर्न कर लेना ठीक से। इससे एक न्यूमेरिकल बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना। यदि किसी कार की शक्ति दी है और वो कुछ वेग से भाग रही है, चल रही है, कुछ उसका वेग दिया है, तो उसके द्वारा लगने वाला बल कितना होगा। तो यहाँ पे शक्ति का मान रख देना, यहाँ वेग का मान रख देना, और इससे इसमें भाग लगा देना, तो क्या निकल जाएगा, उसका बल। तो इन तीन में से कोई दो मान आपको दे देगा और एक मान आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी आप इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट बना के याद कर लीजिएगा। अब हम इसमें कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि इससे पहले की जो वीडियो थी कार्य, ऊर्जा और शक्ति की, उसमें मैंने प्रश्नों को हल नहीं करवाया था, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है। तो इनके जो प्रश्न है मैंने एक ही वीडियो में रखे हैं, अलग अलग वीडियोज में नहीं रखे हैं। तो इसके से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं मैंने वो यहाँ पे लिख दिए। पहला प्रश्न है, स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है। तो स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है वह होती है स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि जब हम किसी स्प्रिंग को दबाते या खींचते हैं तो उसकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, दूसरा है माइक्रोफोन में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है। तो माइक्रोफोन में जो ध्वनि ऊर्जा होती है वह परिवर्तित होती है किसमें, विद्युतीय ऊर्जा में। तो ये मैंने पीछे आपको पढ़ाया था, पहली वाली क्लास, सेकंड वाली क्लास में अभी। तो इसको आप पढ़िए और यहाँ पे इसके उत्तर दीजिए। अगला है स्वचालित घड़ियाँ जो अपने आप चलती हैं, उनमें ऊर्जा कौन सी होती है। तो उनके अंदर ऊर्जा होती स्थितिज ऊर्जा। इस बात को आप इसमें याद रखिएगा। अगला है शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वॉट, या वॉट को ही हम क्या लिख सकते हैं, जूल बटा समय। ठीक है, अगला है भाप इंजन में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है। तो भाप का जो इंजन होता है वह क्या करता है, ऊष्मा को ग्रहण करता है, अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा, और ये परिवर्तित किस में होती है, यांत्रिक ऊर्जा में, क्योंकि मशीन आगे बढ़ती है इसमें। अगला है कार्य का एमकेएस मात्रक क्या होता है। एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, और एमकेएस को ही आप या करके लिख देना, इसी को आप पढ़ते हैं एसआई मात्रक। तो कार्य का जो एमकेएस या एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि विस्थापन का मान शून्य कर दें अपन, तो कार्य भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अच्छा, ये दिख नहीं रहा है इसमें, चलिए हाँ दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। यदि विस्थापन का मान हम क्या कर दें, शून्य कर दें, तो कार्य भी उस स्थिति में क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। आगे है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन के 4 परमाणु जुड़कर क्या करते हैं, हीलियम का परमाणु बनाते हैं, और जिससे क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जब कोई परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उसको अपन बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो इस बात को आप याद रखना, ये प्रश्न भी आईएमपी है कि सूर्य के अंदर ऊर्जा किस प्रकार से निर्माण होती है, नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा। अगला है डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करना, विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला है
जब वस्तु की गति को आप 2 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा 4 गुना। ये प्रश्न मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। ठीक है, अगला है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो क्या होती है? सीट दब जाती है। देखो लिखा है, तो गद्दे का आकार क्या हो जाता है? परिवर्तित, मतलब सीट दब जाती है। तो सीट की स्थिति पहले से क्या हो गई? चेंज हो गई। तो उसमें कौन सी ऊर्जा का रूप होगा? तो आंसर आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्या सीट की गद्दी उड़ने लगी, गति करने लगी क्या? नहीं, उसका जो फॉर्म पहले ऊपर था अब क्या हो गया? वो दब गया। तो उसकी पोजीशन पहले से क्या हो गई? चेंज, इसलिए उसमें होगी स्थितिज ऊर्जा। अगला है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। तो ऊर्जा के संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा को ना तो आप क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक होमी जे भाभा को कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा होमी जे भाभा। अगला प्रश्न है, आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होगी? तो देखो, पक्षी जब उड़ता है आकाश में, जैसे ये पक्षी कोई उड़ रहा है आकाश में, तो ये बहुत तेजी से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। साथ में ये जमीन से कुछ ना कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये हो गई इसकी ऊंचाई, और ये कुछ v वेग से गति कर रहा है। तो जब कोई वस्तु h ऊंचाई पर होती है और साथ में गति करती है तो उस वस्तु में दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। आंसर आएगा दोनों ऊर्जाएं इसमें क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है कि शक्ति का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो ये होता है किलो वाट घंटा। तो अब आपका ये जो चैप्टर था कार्य ऊर्जा शक्ति, ये हो गया है आपका पूरा। इस वीडियो से संबंधित जितनी भी पीडीएफ हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो अब वहाँ जाकर आप चैनल को पहले ज्वाइन कर लीजिए, और इससे संबंधित विज्ञान की जितनी भी वीडियो हैं अभी तक मैंने जो भी क्लासेस ली हैं वहाँ आपको सारी पीडीएफ इसकी मिल जाएंगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।